हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हैकर रैंक पे जो 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज चला हुआ है उसकी डे 0 में जो केस स्टडी दी गई है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है हैकर रैंक। जो सबसे पहली वेबसाइट आई है आपको उसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए जो 30 डेज ऑफ कोड का जो चैलेंज है उसका एक बॉक्स बना हुआ है। आपको क्लिक करना है कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, आपकी जो सारी केस स्टडी है वो सारी यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन जो आपको आज सोल्व करनी है वो है डे 0 यानी कि हेलो वर्ल्ड। तो इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही ऐसे आपके सामने कंप्लीट केस स्टडी आ गई है। आपको यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी गई है, आपको इसको रीड करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ आपको इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट बताया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक सैंपल इनपुट एंड सैंपल आउटपुट दिखाया गया कि आपको इनपुट कैसे करना है और आउटपुट में क्या लाना है। और फिर थोड़ा और नीचे चलते हैं इसमें। यहाँ पे इन्होंने एक टर्मिनल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना सारा जो कोड है वो यहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पहले रन कोड करना है और जब वो सक्सेसफुल रन हो जाएगा उसके बाद आपको सबमिट कोड पर क्लिक करना होगा। तो चलिए अपनी जो सबसे पहली केस स्टडी है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि in this challenge we review some basic concept that will get you started with the series. You will need to use the same or similar syntax to read input and write output in the challenge throughout HackerRank. Check out the tutorial tab for learning material and an instruction video. यहाँ पे आपको फिर जो टास्क आपको दिया गया है इसमें वो यहाँ पे बताया गया है कि आपको सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और उससे जो नेक्स्ट लाइन में आपको एक इनपुट देना होगा, फिर जो आपने इनपुट दिया उसको प्रिंट कराना होगा हेलो वर्ल्ड के बाद। तो ये कैसे करना है वो देखते हैं। मैं जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ वो है सी लैंग्वेज। तो इसमें फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया कि इनपुट फॉर्मेट। आपको इनपुट करना क्या है, आपको इनपुट एक लाइन करनी है और आउटपुट में क्या करना है, आपको पहले एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और उस प्रिंट करने के बाद आपको जो इनपुट की गई स्ट्रिंग थी उसको प्रिंट करना है। बस इतना सा काम है। तो चलिए इसको करते हैं आज। यहाँ पे उन्होंने एक सैंपल भी दिखाया गया है कि जो आपको करना है और जो आपका आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा। सैंपल में दिखाया गया कि इन्होंने एक स्ट्रिंग इनपुट की है और आउटपुट में दिखाया गया कि हेलो वर्ल्ड के बाद जो वो जो स्ट्रिंग इनपुट की थी वो प्रिंट कराई गई है। तो ये करना कैसे है उसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इस टर्मिनल पे आने के बाद लैंग्वेज चूज करना होगा कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज में लिख रही है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपनी जो आपको लैंग्वेज दी गई है, काफ़ी सारी लैंग्वेज दी गई है। आप जो सी चाहे यहाँ पे चूज करके उसमें अपना कोड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज चूज करता हूँ क्योंकि मैं सारा कोड जो है वो सी लैंग्वेज में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ सैंपल कोड दिया है कि आपको जो कोड दिया गया है आपको इसमें एडिटिंग करनी है और अपना कोड लिखना है। यहाँ पे ये जो आपके सामने कोड लिखा गया है आपको इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। और ये जो सामने आपको स्टार्टिंग में दिखा गया कि हैज इंक्लूड stdio.h, ये जो लाइन लिखी गई है हैज इंक्लूड का मतलब होता है कि हैज ये क्या है कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है जो कि यूज होती है आपकी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। अब हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपके सारे फंक्शंस और जो भी इनपुट आउटपुट जो भी सारे फंक्शंस है उसमें प्री डिफाइन होते हैं। तो इसमें हेडर फाइल क्या होगी, stdio.h, ये आपकी हेडर फाइल है। हेडर फाइल की पहचान करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि उसके लास्ट में .h एक्सटेंशन होता है आपके हेडर फाइल के। तो इन्होंने अपने प्रोग्राम में जो है 4 हेडर फाइल इंक्लूड की गई है, stdio.h, string.h, math.h और stdlib.h। इन चारों हेडर फाइल्स का अपना अपना यूज होता है। जैसे कि जो पहले वाली हेडर फाइल है stdio.h, इसका जो बेसिकली यूज होता है वो होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। इसकी फुल फॉर्म यही है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर जो सेकंड आती है string.h, string.h का यूज होता है कोई भी स्ट्रिंग को इनपुट या फिर आउटपुट कराने के लिए। और थर्ड आती है math.h, ये बेसिकली यूज होती है जो आपके मैथ फंक्शंस
आपके प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं, ये उसके लिए यूज़ होती है। और फिर आती है 4th नंबर पे stdlib.h। ये जो हेडर फाइल है, आपको इसके नाम से ही समझ आना है कि इसकी जो फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसमें जो है काफ़ी सारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका जो प्रोसेस कंट्रोल, मेमोरी एलोकेशन एंड कन्वर्सेशंस, और काफ़ी सारे फंक्शन जो ये यूज़ करती है। आपका जो प्रोग्राम मेमोरी स्पेस ले रहा है, वो सब चीज़ इस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड हो की गई है। उसके बाद फिर आता है इंट मेन। यहाँ से आपका जो मेन फंक्शन है वो स्टार्टिंग की जाती है, यहाँ से यहाँ तक। आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है वो सिर्फ इतना, जितना मैंने हाईलाइट किया गया है, इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। इंट मेन यानी कि ये आपका बेसिकली एक फंक्शन है जो कि आपका सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला है। सबसे पहले कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन रन होता है, और जो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो है इंट। इंट जो है एक रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन का, और मेन फंक्शन एक फंक्शन है जो कि सबसे पहले आपका सी प्रोग्राम के अंदर रन होता है। बाकी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो इसके बाद रन होते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन रन होगा। इसके बाद फिर आते हैं जो ग्रीन में लाइन लिखी गई है, ये है कमेंट्स। जिस भी लाइन के सामने ये डुअल जो स्लैशेस दिए गए हैं, आप इनको इंक्लूड कर देंगे, वो एक जो लाइन है वो कमेंट में चेंज हो जाएगी। कमेंट्स के लिए दो फॉरवर्ड स्लैश यूज होते हैं। अब जैसे कि ये जो नेक्स्ट लाइन दी गई है, आप इसके सामने दोनों लगा दोगे तो ये आपकी लाइन जो है कमेंट हो जाएगी। कमेंट का बेसिकली वर्क क्या होता है कि कमेंट्स जो है प्रोग्राम को समझने में यूज होती है, ना कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। आप चाहे एक सी प्रोग्राम के अंदर कितने सारी कमेंट्स लिख ले, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि वो जो है लाइनें सारी कमेंट्स के अंदर लिखी गई है। ये बेसिकली यूज होती है जो कोई आपके कोड को रीड कर रहा है या फिर कोई आपके कोड को समझ रहा है, ये उसके लिए यूज की गई है। उसके बाद आता है CHAR इनपुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा गया है 105, यहाँ पे फिर सेमी कोलोन। कैर का मतलब है कैरेक्टर, और ये उसका नेम है जहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग है वो सेव होने वाली है, और ये उसका साइज है स्ट्रिंग का। आपका ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और उसी को फिर आपको आउटपुट करना है। तो आप वो जो इनपुट करोगे स्ट्रिंग, उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है जिसका नाम है इनपुट स्ट्रिंग, और जिसका साइज है 105। वो जो स्ट्रिंग है उसका टाइप है कैरेक्टर, यानी कि जो उसका डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। अगर आपका कोई फिर जो नंबर्स इनपुट कराते हैं तो यहाँ पे आप इंटीजर लेते, यानी कि INT। बट आप यहाँ पे जो है कोई एक स्ट्रिंग इनपुट करा रही है तो उसके लिए CHAR कैरेक्टर यूज करते थे। और लास्ट में ये सेमी कोलोन, लाइन को फिनिश करने के लिए यूज करते हैं सेमी कोलोन। जहाँ पे भी आपकी लाइन जो फिनिश हो जाएगी कंप्लीट लाइन के बाद आपको सेमी कोलोन लगा देना है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ से आपकी लाइन टर्मिनेट की जाती है। और यहाँ पे फिर से एक कमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे फंक्शन आता है scanf, जिसका बेसिकली वर्क होता है किसी भी कैरेक्टर को या फिर किसी भी इंटीजर का इनपुट लेने के लिए यूज होता है scanf। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये एक कैरेक्टर डेटा टाइप है, हर कैरेक्टर का अपना एक सिंबल होता है। जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए आप यूज करोगे %C, स्ट्रिंग है %S, इंटीजर है %D, और ऐसे काफी सारे डेटा टाइप्स हैं जिनके अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ये आपका स्कैनर फंक्शन हो गया। इसके बाद ये फिर से कमेंट दी गई है। उसके बाद आता है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ एक फंक्शन होता है जो आपको प्रिंट करने में यूज होता है, यानी कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, यानी कि जो आउटपुट के लिए यूज होता है प्रिंटफ फंक्शन। जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखा गया है वो आपको डिस्प्ले पे आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है हेलो वर्ल्ड, तो ये आपको हेलो वर्ल्ड आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से कमेंट आई है। उसके बाद आता है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का यूज होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, और जो उसका बेसिकली आउटपुट था लास्ट में उसको जीरो करने के लिए यूज होता है रिटर्न जीरो। सबसे लास्ट में आपको ये इंट मेन वाला जो फंक्शन था उसको बंद करना होता है। तो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमको इसमें करना क्या था कि एक स्ट्रिंग को इनपुट करना था और इसको फिर प्रिंट करना था।
तो इन्होंने कुछ कोड अपना बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, पर हम इसको एडिट ना करते हुए जहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनपुट करना है, वहाँ से इनपुट कराते हैं और जहाँ बोला गया कि आउटपुट कराना है, तो वहाँ पे आउटपुट कराते हैं। हमें एक स्ट्रिंग इनपुट करनी थी और उसको प्रिंट करना था। तो इनपुट के लिए जब इनपुट कर रहे हैं तो इसके लिए एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हम इसको स्टोर करेंगे। हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है, एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग को सेव करने वाले हैं जिसका नाम है इनपुट स्ट्रिंग और उसका साइज दिया है 105। उससे नेक्स्ट लाइन में हमने उस स्ट्रिंग का इनपुट लिया है बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। उससे नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड, बट हमें क्या करना है, हमें अपना कोड यहाँ पे लिखना है। हमें बेसिकली करना क्या है कि जो हमने स्ट्रिंग इनपुट की थी उसको आउटपुट करना है। तो आउटपुट यानी कि प्रिंट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है, प्रिंटफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं प्रिंटफ, फिर यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, दो इन्वर्टेड कोमास, और हमको यूज करना है परसेंटाइल एस। परसेंटाइल एस सिंबल है एक स्ट्रिंग का। इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी यूज होता है और कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं परसेंटाइल सी। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट की थी, तो स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है या फिर जो सिंबल होता है वो होता है परसेंटाइल एस। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कोमा लगाते हैं। हमने जो इनपुट किया था उसको प्रिंट कराना है, तो हमने इनपुट में वेरिएबल कौन सा लिया था, इनपुट स्ट्रिंग। तो इनपुट स्ट्रिंग को हम यहाँ पे लिख देते हैं एज इट इज, और लाइन फिनिश होती है तो उसके लिए टर्मिनेशन यूज किया गया है सेमीकोलन। अभी हमारा प्रोग्राम होता है कंप्लीट। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लिक करना है रन कोड पे और ये अभी अपलोडिंग कर रहा है। हमारा कोड बिल्कुल सही निकला, यहाँ पे दिखा गया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कोड बिल्कुल सही है और ये सारे टेस्ट केसेस पास करता है। जब ये सारे टेस्ट केसेस पास कर ले उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट कोड पर, और हमारा कोड जो है सबमिट हो गया है। यानी कि जो हमारा डे 0 में जो प्रॉब्लम थी, केस स्टडी थी, वो सोल्व हो चुकी है। इसमें बेसिकली करना क्या था कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और वही जो स्ट्रिंग आपने इनपुट की उसको प्रिंट करना है। स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं और स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन। तो बाकी जो आपके इसमें फंक्शंस है या फिर जो आपके कैरेक्टर्स है और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं सी लैंग्वेज की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें सिखा दूंगा कि कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है और क्या लिखने से इसमें क्या चीज़ का आउटपुट आता है, क्या चीज़ यूज़ होती है इनपुट के लिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको सी लैंग्वेज की जो प्लेलिस्ट आने वाली है उसमें सिखा दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ की गई है, अगर आपने नोटिस की हो तो ये जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, आप इसकी जगह पे अगर परसेंटाइल एस यूज़ करते हो तो भी इनपुट ले लेगा, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बैकस्लैश एन। हमने ये यूज़ क्यों किया, इसका बेसिकल यूज़ है कि अगर हम कोई वर्ड इनपुट करा रहे हैं कुछ भी, जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये सारे कैरेक्टर्स को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करता रहेगा। या तो वो तब तक स्टोर करेगा जब तक उसका जो हमने साइज दिया है साइज कंप्लीट नहीं हो जाता है, सारा जो स्पेस है वो फुल नहीं हो जाता है, तब तक इनपुट लेगा, या फिर जब तक लेगा जब तक हम उसमें एंटर नहीं प्रेस करने के। ये दो केसेस है। तो आपका ये कोड जो है सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है 30 डेज ऑफ कोड पर, और आपका जो डे 0 में जो केस स्टडी थी वो सोल्व हो चुकी है। और जो फिर आपकी डे 1 डेटा टाइप्स वाली केस स्टडी है ये मैं आपको कराऊंगा कल। जो आने वाली वीडियो है ये मैं उसमें कंप्लीट करा दूंगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।